ये ड्रेस कितने में मिलेगा? 10,000। बेहतर है आप किसी ठेले से कपड़े ले लें। सेल्समैन के हकारत भरे जवाब पर जरीना ने शर्मिंदगी से दाएं बाएं देखा और 500 का नोट वापस पल्लों में रखते हुए सर झुकाए स्टोर से बाहर आ गई। आरव सिंघानिया, जो पिछले 10 मिनट से ये मंजर निहायत दिलचस्पी से देख रहा था, गला खंकारते हुए उसके करीब पहुंचा। सुनो, मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दूंगा, कपड़े, घर, गाड़ी। मेरा एक काम करोगी? वो जाना माना बिजनेसमैन घाटे का सौदा नहीं करता था। शदीद गरीबी के बावजूद जरीना का रूप देखने लायक था। मैं क्या काम कर सकती हूँ आपका? उसके लहजे में बेयकीनी थी। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। मैं अपनी पत्नी को दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए। और 2 साल उसे दूध भी पिलाना होगा, क्योंकि तुम्हारे। बहुत मुश्किल से जरीना अपने घर से बाहर निकल पाई थी, क्योंकि सुबह से होने वाले झगड़े ने उसके दिल को बुरी तरह तोड़ दिया था। जेब में सिर्फ 500 रुपये रखे थे। वो खामोश कदमों से बाजार की रौनकें देखती चल रही थी। हर दुकान रंग बिरंगी रोशनियों से सजी हुई थी। हर तरफ खूब लिबास, लोग अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे थे। जरीना भी चंद लम्हों के लिए अपनी गरीबी भूल गई। उसकी नज़र अचानक एक बड़े स्टोर के शीशे वाले विंडो पर पड़ी, जहां एक निहायत खूबसूरत ड्रेस सजा हुआ था, जिसे देखकर वो बेइख्तियार अंदर चली गई। कुछ देर वो खामोशी से उस पोशाक को देखती रही, फिर हिम्मत जमा करके सेल्समैन के करीब गई। उसकी आवाज़ में झिझक साफ महसूस हो रही थी। ये ड्रेस कितने में मिलेगा? सेल्समैन ने जरीना के सादा कपड़ों पर एक नज़र डाली, फिर बेरुखी से बोला, 10,000 रुपये। बेहतर है आप किसी ठेले से कपड़े ले लें, वहाँ आपके बजट के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। इस एक जुमले ने जरीना के दिल पर ऐसा वार किया जैसे किसी ने भरे बाजार में उसकी इज्जत उछाल दी हो। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर शर्मिंदगी से दाएं बाएं देखा कि कहीं किसी ने ये मंजर देख तो नहीं लिया। फिर खामोशी से 500 का नोट वापस अपने पल्लू में रखा और सर झुकाए उस स्टोर से बाहर निकल आई। जरीना ये नहीं जानती थी कि स्टोर के दूसरे कोने में खड़े एक शख्स पिछले 10 मिनट से यही सब कुछ खामोशी से देख रहा है। वो शख्स आरव सिंघानिया था, शहर का जाना माना बिजनेसमैन, जिसके लिए महंगी चीज़ें खरीदना मामूल की बात थी। मगर इस वक्त उसकी दिलचस्पी किसी पोशाक में नहीं, बल्कि उस लड़की में थी जिसकी आंखों में गरीबी भी थी और स्वाभिमान भी। आरव ने चंद लम्हे जरीना को जाते देखा, फिर गला साफ करता हुआ उसके करीब पहुंच गया। सुनो, मुझे आपसे एक बात करनी है। अचानक अजनबी आवाज़ सुनकर जरीना चौंक गई। उसने घबरा कर आरव की तरफ देखा, फिर मोहतात लहजे में बोली, क्या बात करनी है आपको? आरव हल्का सा मुस्कुराया और फिर संजीदगी से बोला, बात ऐसी है जिसे आराम से समझाऊं तो बेहतर रहेगा। बात ऐसी भी है कि अगर एक ही बार में साफ साफ बता दूं तो कोई गलत फहमी नहीं रहेगी। जरीना की पेशानी पर उलझन नुमाया हो गई। कौन सी बात? आरव ने बगैर घुमाए फिराए कहा, मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दे सकता हूँ, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, गाड़ी, सुकून की ज़िंदगी। सिर्फ मेरा एक काम कर दो। जरीना ने हैरत से खुद की तरफ इशारा किया, मैं क्या काम कर सकती हूँ? हम तो गरीब लोग हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए क्या करेंगे बाबूजी? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लहजे में कहा, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। मैं अपनी पत्नी को गर्भावस्था की तकलीफ़ नहीं देना चाहता। तुम मेरे बच्चे को जन्म दो, फिर 2 साल उसे अपना दूध भी पिलाओ। जरीना जैसे पत्थर की मूरत बन गई। उसने बेयकीनी से आरव को देखा, फिर कांपती आवाज़ में बोली, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आरव ने फ़ौरन जवाब दिया, पूरी बात सुन लो, फिर फैसला करना। पहले मुझे ये बताओ, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं उनसे भी बात कर लूँगा। जरीना ने नज़रें झुका ली, फिर आहिस्ता से बोली, मेरे घर में कोई नहीं, बल्कि अब तो शायद मैं वापस गई तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। आरव का चेहरा संजीदा हो गया। कौन बुरा करेगा तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। जरीना ने जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने नरम लहजे में कहा, एक काम करो, मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ, मैं आराम से पूरी बात समझाता हूँ। घबराओ मत, मैं विवाहित आदमी हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं होगी। जरीना ने चंद लम्हे सोचा, फिर खामोशी से उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहले ही इतना कुछ बुरा हो चुका था कि अब उसे किसी नए खतरे से भी पहले जैसा खौफ महसूस नहीं होता था।
जरीना ने चंद लम्हे खामोश रहकर आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन भी थी, बेयकीनी भी थी, दिल में खौफ भी था, मगर कदमों में इतनी थकन जमा हो चुकी थी कि अब हर नया मोड़ पुराने ज़ख्मों से कम तकलीफदेह महसूस होता था। इसलिए वो बगैर कुछ कहे गाड़ी की अगली नशिस्त पर जा बैठी, जहाँ हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। शीशों के बाहर बाजार का शोर बाकी था, अंदर अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। आरव ने गाड़ी स्टार्ट की, बल्कि चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता लहजे में बोला, मैं जानता हूँ मेरी बात पहली बार सुनकर हर इंसान यही समझेगा कि मैं हद से गुजरा हुआ आदमी हूँ, मगर अगर तुम पूरी बात सुन लोगी तो शायद मेरे बारे में राय बदल जाए, क्योंकि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं करना चाहता, तुम्हें ख़रीदना नहीं चाहता, तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए मैं तुम्हें रोक लिया, वरना मैं किसी अजनबी लड़की से इस तरह कभी बात ना करता। जरीना ने अपने पल्लू को मजबूती से पकड़ा, फिर धीरे से बोली, बाबूजी, मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जिसने मुझे लोगों पर एतबार करना भुला दिया है, इसलिए अगर आप भी मेरे साथ कोई खेल खेलने आए हैं तो अभी मुझे यहाँ से उतर जाने दें, क्योंकि मेरे पास इज़्ज़त के अलावा कुछ नहीं बचा जिसे मैं मज़ीद खोना बर्दाश्त कर सकूँ। आरिफ ने फ़ौरन संजीदगी से जवाब दिया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं होगी। मेरी बात का एक एक लफ्ज़ सोच समझ कर सुनना, फिर फ़ैसला ख़ुद करना। अगर तुम इनकार करोगी तो मैं तुम्हें इसी जगह छोड़ दूँगा, तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊँगा, तुम पर कोई दबाव नहीं डालूँगा। जरीना ने गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ता से बोली, आप बार बार मजबूरी की बात कर रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने एक इतने बड़े आदमी को सड़क पर खड़ी एक गरीब लड़की के सामने यह अजीब सी पेशकश करने पर मजबूर कर दिया। आरव ने नज़रें सामने जमाए रखी, फिर धीमी आवाज़ में बोला, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती इंसान है। डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि गर्भावस्था उसकी जान के लिए ख़तरा बन सकती है। मैं उसे किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा हूँ जिसमें किसी की जान खतरे में ना पड़े। इसी वजह से मैंने तुमसे बात की, मगर इस फैसले में तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारा हक सबसे पहले आएगा, इसलिए जल्दी में कोई जवाब मत देना। पहले अपनी पूरी बात मुझे बताओ ताकि मैं समझ सकूँ तुम किस मुश्किल में हो। जरीना ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद गहरा सांस लिया, फिर धीमे लहजे में बोली, छोड़ें, मेरी कहानी जानकर आप क्या करेंगे? आप मुझे ये बताएं कि आप ये सब कुछ क्यों करवाना चाहते हैं। आरिफ ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा, फिर नर्म आवाज़ में बोला, देखो, इस तरीके को सरोगेसी कहते हैं। इसमें एक औरत दूसरे पति पत्नी के लिए बच्चा पैदा करती है। मेरी पत्नी बच्चा पैदा कर सकती है, मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि उसे मेडिकल फोबिया है। वो डॉक्टर, हॉस्पिटल, इंजेक्शन, दवाई, ऑपरेशन, गर्भावस्था की तकलीफ़, हर ऐसी चीज़ से बेहद खौफज़दा हो जाती है। वो इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उसे बेहद प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं उसको इस आजमाइश से नहीं गुजारना चाहता। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो अपनी मर्ज़ी से हमारी मदद करे। तुम पर कोई दबाव नहीं होगा। अगर तुम राज़ी हुई तो तुम्हें इसका पूरा मेहनताना मिलेगा। 2 साल तक बच्चे को अपना दूध पिलाओगी, उसके बाद अपनी नई ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से शुरू कर सकोगी। जरीना ने कुछ लम्हे सोचा, फिर धीरे से बोली, क्या इसके लिए मुझे आपसे विवाह करना पड़ेगा? आरिफ ने फ़ौरन जवाब दिया, ये बात डॉक्टर बेहतर बता सकेंगे। कानूनी तरीका जो भी हुआ वो हम पूरा करेंगे। तुम्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हर कदम तुम्हारी मर्ज़ी से होगा। तुम सिर्फ मेरे साथ चलकर मेरी पत्नी से मिल लो, फिर डॉक्टर से भी बात कर लेंगे। उसके बाद आराम से सोचकर फ़ैसला कर लेना। जरीना ने नज़रें झुका लीं, फिर आहिस्ता से बोली, अगर मैं अभी आपके घर चली गई तो इसका मतलब होगा मैं अपने घर से भाग गई हूँ। शायद यही मेरे लिए बेहतर है, वहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। आरिफ ने उसके चेहरे पर पहली बेबसी को गौर से देखा। वो दुनिया देख चुका था, बड़े बड़े लोगों के चेहरे पर ना जानता था। वो समझ गया था कि इतनी जल्दी किसी अजनबी के साथ चलने का फ़ैसला कोई खुशहाल लड़की नहीं करती। उसकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ऐसा दुख था जिसने हर खौफ को ख़त्म कर दिया था। इसलिए उसने मज़ीद सवाल नहीं किए। गाड़ी स्टार्ट की, जरीना को साथ बिठाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद गाड़ी एक शानदार महलनुमा घर के सामने रुकी। जरीना खामोशी से अंदर दाखिल हुई। ड्राइंग रूम की हर चीज़ नफासत का नमूना थी। कीमती फर्नीचर, खूबसूरत झाड़ फानूस, दीवारों पर अवेज़ा महंगी तस्वीरें, हर तरफ खुशहाली नुमाया थी।
जरीना कभी किसी की दौलत से मुतासिर नहीं हुई थी, मगर इस घर की शान देखकर चंद लम्हों के लिए हैरान रह गई थी। इसी दौरान आरव अंदर आया। अभी वो कुछ कहता उससे पहले एक निहायत खूबसूरत लड़की तेज़ी से चलती हुई आई और सीधा उसके गले लग गई। रितिका ने हल्की सी नाराज़गी से कहा, क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हो? तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी सुकून से नहीं रह पाती। आरव मुस्कुरा दिया, फिर बोला, आज तो मैं एक बहुत बड़ा मसला हल करके आया हूँ। तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। इसके बाद आरव ने मुख्तसर अंदाज में पूरी बात रितिका को बता दी। रितिका के चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। वो परेशान लहजे में बोली, तुम्हें हमारा पिछला अनुभव याद है ना? अगर इस दफ़ा भी वैसा ही हुआ तो? आरव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ऐसा नहीं होगा। ये लड़की अलग है, मैंने इसे अच्छी तरह देखा है। ये ना तो प्रोफेशनल है, ना इसे इस मामले की सही समझ है। ये सिर्फ मजबूर है। रितिका की आंखों के सामने पुराना हादसा ताज़ा हो गया। एक बार पहले भी वो लोग सरोगेसी का रास्ता इख्तियार कर चुके थे। उन्होंने एक ऐसी औरत से समझौता किया जो बरसों से सरोगेट मदर के तौर पर काम कर रही थी। उसने बहुत बड़ी रकम वसूल की थी। घर भी IVF के ज़रिए ठहरा था। प्राकृतिक संबंध का कोई मामला नहीं था। हर चीज़ कानूनी समझौते के मुताबिक हो रही थी, मगर गर्भावस्था के दौरान वो औरत बार बार नई नई रकम मांगती रही। हर महीने कोई नई शर्त सामने आती रही। फिर बच्चे की पैदाइश के करीब जाकर हकीकत सामने आई कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा आरव का नहीं बल्कि उसके अपने पति का ही था। वो अपने पति से संबंध रखती रही थी और उसी बच्चे को धोखे से उनके हवाले करके लाखों रुपए लेना चाहती थी। हकीकत सामने आने पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, मगर वो औरत अपने पति समेत गायब हो गई। बच्चा भी साथ ले गई, सारी रकम भी ले गई। यह हादसा रितिका के दिल में आज तक एक डर बनकर मौजूद था। आरव ने उसका हाथ थाम कर कहा, इस दफ़ा सब कुछ डॉक्टर की निगरानी में होगा। हर मरहला मुकम्मल जांच के साथ तय होगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे। रितिका ने खामोशी से सर हिला दिया। दोनों ड्राइंग रूम में आए जहां जरीना खामोश बैठी हुई थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जरीना, ये मेरी पत्नी रितिका है। जरीना ने रितिका को देखा तो चंद लम्हे देखती रह गई। वो बेहद खूबसूरत थी। दूसरी तरफ रितिका भी जरीना की गैर मामूली खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि गरीबी किसी इंसान की खूबसूरती कम नहीं कर सकती। चंद लम्हों बाद रितिका खुद जरीना के करीब आकर बैठी, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि जरीना आरव से कुछ घबरा रही है। रितिका ने नरमी से कहा, तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, आज किसी फ़ैसले की ज़रूरत नहीं है। पहले आराम करो, नहा लो, कपड़े बदल लो, खाना खाओ और अच्छी तरह सो जाओ। सुबह हम सब डॉक्टर के पास चलेंगे, वहाँ हर बात तफसील से समझ लेंगे। उसके बाद तुम अपनी मर्ज़ी से जो फ़ैसला करोगी हमें कबूल होगा। जरीना ने धीरे से कहा, ठीक है। रितिका ने नौकरानी को इशारा किया। वो जरीना को एक खूबसूरत मेहमान कमरे में ले गई। जरीना ने नहाकर साफ़ कपड़े पहने, सुकून से खाना खाया, फिर नरम बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो छत को देखते हुए यही सोचती रही कि आज वो वाकई अपने घर से निकल आई है। शायद अब वहाँ किसी को भी मालूम ना हो सके कि वो कहाँ है। जरीना ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो अपने आप को एक अंधेरे तंग कमरे में पाया। उसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े थे, बाल बिखरे हुए थे, होंठ शिद्दत की प्यास से खुश्क हो चुके थे। 2 दिन से उसने पेट में एक निवाला भी नहीं गया था। कमज़ोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। कमरे के कोने में रखा पानी का बर्तन काफ़ी पहले खाली हो चुका था। अब उसके गले से आवाज़ भी बमुश्किल निकल रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंची। दोनों हाथों से दरवाज़ा पीटते हुए रोती हुई बोली, भगवान के लिए मुझे पानी दिला दो, सिर्फ़ एक गिलास पानी दे दो, मुझ पर दया करो। चंद लम्हों बाद दरवाज़े के दूसरी तरफ से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी, पहले मेरी बात मान, फिर तुझे पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। जरीना खामोश हो गई। उसके चेहरे पर बेबसी फैल गई। वो जानती थी कि वो किस बात का मुतालबा कर रहा है, इसलिए जवाब देने की हिम्मत ना हुई। वो बूढ़ा कोई अजनबी नहीं था, वो उसका सौतेला बाप था। माँ के देहांत के बाद जरीना उसी के रहमो करम पर रह गई थी। शुरू में वो सिर्फ मार पीट करता रहा,
कभी ज़रा सी बात पर हाथ उठा देता, कभी अपने 20-20 दोस्तों को घर बुला लेता और ज़रीना से उन सब के लिए खाना बनवाता। हर लम्हा उसे अपनी इज़्ज़त का खौफ लगा रहता, क्योंकि उसकी आंखों में बाप जैसी शफ़क़त नहीं बल्कि एक दरिंदे की हवस थी। वक्त गुज़रता गया। फिर एक दिन उसने अपनी असल नीयत ज़ाहिर कर दी। उसका इरादा ज़रीना को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने का था। ज़रीना ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उसे इसी कमरे में बंद कर दिया गया। 2 दिन तक खाना दिया गया, ना पानी। सिर्फ़ एक ही बात बार बार सुनाई देती गई कि मेरी बात मान लो, फिर सब कुछ मिल जाएगा। शिद्दत की प्यास ने आखिर उसकी हिम्मत तोड़ दी। वो दोबारा दरवाज़े के करीब गई, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी। दरवाज़े के बाहर खड़ा बूढ़ा ज़ोर से हंसा, फिर बोला, यही अकल पहले इस्तेमाल कर लेती तो इतनी तकलीफ़ ना उठानी पड़ती। अपनी शक्ल देख क्या हाल बना लिया है। फिर मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, तेरी बोली लगवाऊंगा। जिसने सबसे ज़्यादा कीमत दी तुझे उसी के हवाले कर दूंगा। ज़रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकला। अचानक उसने ज़ोर से सांस लिया। उसकी आंख खुल गई। वो नरम बिस्तर पर लेटी हुई थी। सामने खूबसूरत कमरा था। खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। चंद लम्हों तक वो हाँफती रही, फिर उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तब उसे एहसास हुआ कि ये सब एक सपना था, मगर ऐसा सपना जिसकी एक एक तकलीफ़ वो हकीकत में झेल चुकी थी। यही वजह थी कि वो उस घर से जान बचा कर निकली थी। सौतेले बाप की जेब से 500 रुपये निकाले थे। वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था। किस्मत ने रास्ते में आरिफ से मिला दिया था। शायद इसी मुलाकात ने उसे उस अंधेरे से हमेशा के लिए निकालने का एक मौका दिया था। अगली सुबह ज़रीना की आंख एक अजीब सुकून के साथ खुली। कई बरसों बाद उसने ऐसी रात गुजारी थी जिसमें ना दरवाज़े पर किसी के कदमों की आहट थी, ना किसी की गलियां थी, ना खौफ था, न बेबसी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो नौकरानी उसके लिए नाश्ता रख कर चली गई। ज़रीना ने खामोशी से खाना खाया। उसके लिए इतना अच्छा नाश्ता किसी सपने से कम नहीं था। कुछ देर बाद रितिका कमरे में आई। उसके हाथ में अपने चंद साफ़ सुथरे पुराने कपड़े थे। रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कपड़े पहन लो, तुम्हें फिट आ जाएंगे। फिर हम सब लेडी डॉक्टर के पास चलेंगे, बाकी सारी बात वहाँ होगी। ज़रीना ने खामोशी से कपड़े ले लिए, फिर नहा धोकर तैयार हो गई। कुछ ही देर बाद तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। आरव गाड़ी चला रहा था। रितिका उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। ज़रीना पिछली सीट पर खामोशी से बाहर का मंजर देख रही थी। सफ़र के दौरान रितिका कभी आरव का हाथ थाम लेती, कभी आरव अपना हाथ उसके बाजू पर रख देता। ज़रीना ये सब देखकर दिल ही दिल में सोच रही थी कि दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। शायद इसी प्रेम ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टर ने पहले ज़रीना का मुकम्मल मुआयना किया, विभिन्न टेस्ट करवाए, फिर तीनों को अपने कमरे में बिठा लिया। ज़रीना एक तरफ खामोश बैठी रही। डॉक्टर बार बार ऐसे अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी जो उसकी समझ से बाहर थे। वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी, इसीलिए पूरी बातचीत उसके लिए मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर ने फ़ाइल बंद करते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, लड़की समग्र रूप से स्वस्थ है, मगर पोषण की कमी है। उचित खुराक मिलेगी तो यह समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों के साथ पहले जो हादसा हुआ उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, इसीलिए मैं सावधानी से बात कर रही हूँ। ये लड़की प्रोफेशनल सरोगेट मदर नहीं है। यही बात आपके हक़ में भी जा सकती है और यही बात आपके ख़िलाफ़ भी जा सकती है। मेरी राय ये है कि इस दफ़ा प्राकृतिक तरीके से गर्भ ठहरने दिया जाए। ये सुनते ही रितिका का चेहरा बदल गया। उसने फ़ौरन कहा, IVF क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर ने इत्मीनान से जवाब दिया, IVF संभव है, मैं मना नहीं कर रही, मगर मेरी पहली सलाह प्राकृतिक तरीका ही है। इसमें कामयाबी की आशंकाएं बेहतर होती हैं। गर्भ भी ज़्यादा प्राकृतिक अंदाज में आगे बढ़ता है। बाकी फ़ैसला आप लोगों का होगा।
आरव खामोशी से डॉक्टर की बात सुनता रहा। रितिका ने एक बार फिर पूछा, तो आपका मतलब है इससे बच्चा पैदा हो सकता है? डॉक्टर ने आश्वासन में सर हिलाया, जी बिल्कुल हो सकता है। घर वापस आने तक गाड़ी में गैर मामूली खामोशी रही। घर पहुंचते ही आरव रितिका के साथ ऊपर चला गया। जरीना नीचे हॉल में बैठी रही। कुछ ही देर बाद ऊपर वाले कमरे से ऊंची आवाज़ें आने लगी। रितिका की आंखों में आंसू थे। वो टूटे हुए लहजे में बोल रही थी, मैं आपको एक रात के लिए भी किसी के साथ नहीं बांट सकती, मेरी हिम्मत नहीं है। आरव ने उसे समझाने की कोशिश की, डॉक्टर की बात पर भी गौर करना चाहिए। हमें सिर्फ एक बच्चा नहीं चाहिए, हमें स्वस्थ बच्चा चाहिए। बाज़ औक़ात IVF में भी समस्याएं आ जाती हैं, हमें हर पहलू सोचना होगा। बड़ी मुश्किल से आरव ने रितिका को शांत किया। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। आरव ने पूरी बात जरीना को आसान लफ्ज़ों में समझाई। जरीना ने खामोशी से सब कुछ सुना, फिर आहिस्ता से बोली, डॉक्टर की ज़्यादा बातें तो मुझे समझ नहीं आई, मगर आप दोनों की बात समझ आ गई। आप लोग मुझसे अपना बच्चा चाहते हैं। मुझे 2 साल तक इस बच्चे को अपना दूध भी पिलाना होगा। इसके बदले आप लोग मुझे 5 लाख रुपए देंगे, रहने की जगह भी देंगे, ये सब ठीक है, मगर मैं बगैर विवाह के आपके साथ कोई ऐसा संबंध नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे लिए ये पाप होगा। मैं अपनी आत्मा को दोषी नहीं बनाना चाहती। रितिका ने फ़ौरन बेचैनी से कहा, विवाह की बात कहाँ से आ गई? वैसे भी ये सिर्फ़ एक बार की बात है, तुम्हें आरव के साथ ज़िंदगी तो नहीं गुजारनी। जरीना ने पूरी संजीदगी से जवाब दिया, मुझे भी आपके पति के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। वो आपके पति हैं। आप शायद भूल रही हैं कि ये सब फैसला भी आप दोनों का है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। जब आप लोग मुझे इस रास्ते पर ला रहे हैं तो कम से कम मेरी एक बात मान लें। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। आरव ने फ़ौरन कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, हम इस मामले पर मज़ीद सोचते हैं, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। बात वहीं ख़त्म हो गई। जरीना अपने कमरे में चली गई। रितिका ने आरव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे मगर सख्त लहजे में बोली, ये लड़की आखिर किस सोच की है? तुम इसके साथ विवाह कैसे कर सकते हो? ये कभी नहीं हो सकता। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। रितिका हस्बे आदत आरव के बहुत करीब लेटी हुई थी। उसने दोनों बाजू आरव के गिर्द लपेट रखे थे, जैसे पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाना चाहती हो कि ये शख्स सिर्फ उसका है। उसकी आंखें बंद थीं, मगर नींद उससे बहुत दूर थी। रितिका ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आरव ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। रितिका, ये सब भी तो तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ अपनी खुशी अजीज़ होती तो मैं बहुत पहले कोई और फ़ैसला कर चुका होता। रितिका की आंखों में नमी उतर आई। वह आहिस्ता से बोली, मैं अपने दिल को सिर्फ एक बात समझा सकती हूँ कि ये सब हमारे बच्चे के लिए हो रहा है। मैं खुद को ये भी समझा सकती हूँ कि एक औरत हमारी गोद भरने का ज़रिया बनेगी। मैं ये भी बर्दाश्त कर सकती हूँ कि हमारा बच्चा किसी और के वजूद में परवरिश पाए, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम उसके पति बन जाओ। आरव चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हर समस्या का कोई ना कोई हल निकल आएगा, तुम खुद को इतना परेशान मत करो। रितिका ने फ़ौरन सर हिला दिया, नहीं आरव, ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। अगर वो विवाह की शर्त छोड़ दे तो सब आसान हो जाएगा, वरना उसे वापस भेज दो। मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। आरव ने गहरा सांस लिया, ठीक है, मैं उससे दोबारा बात करता हूँ। रितिका उसके सीने से लग गई, मगर आरव की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो जानता था कि बरसों के इंतज़ार भरी ज़िंदगी फिर किसी नए मोड़ पर खड़ी है। पहले धोखे में कई साल ज़ाया हो चुके थे। अब अगर जरीना भी चली गई तो शायद दोबारा ऐसा मौका कभी ना मिले। कुछ देर बाद वो खामोशी से कमरे से बाहर निकला, फिर नौकरानी के ज़रिए जरीना को बागीचे में आने का पैगाम भिजवा दिया। रात की ठंडी हवा चल रही थी। जरीना आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बागीचे में आ गई। उसने नज़रें झुका कर कहा, आपने बुलाया था? आरव ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, मैंने बहुत सोचा है, तुम्हारी बात गलत नहीं है। अगर तुम बगैर विवाह के ये सब नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। जरीना ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आरव ने धीरे से कहा, मैं तुमसे विवाह करूँगा, मगर एक शर्त है
कैसी शर्त? ये बात रितिका को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैं उसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता। जब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा फिर हम आपसी सहमति से अलग हो जाएंगे। तुम आज़ाद हो जाओगी, तुम्हारी इज़्ज़त भी सुरक्षित रहेगी। ज़रीना ने काफ़ी देर खामोश रहकर सोचा, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। अगर मेरा रिश्ता पवित्र होगा तो मेरे दिल पर बोझ नहीं रहेगा। आरफ ने पूछा, तुम अच्छी तरह सोच लो, बाद में पछतावा ना हो। ज़रीना ने धीरे से जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका है कि अब हर कदम सोच समझ कर रखती हूँ। मेरे लिए एक पवित्र और धार्मिक रिश्ता हमेशा उस ज़िंदगी से बेहतर है जिसमें मुझे धकेला जा रहा था। आरफ ने पहली बार उसकी आंखों में सुकून की हल्की सी झलक देखी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों खामोशी से घर से निकले। करीब के मंदिर गए। गवाहों की मौजूदगी में सादा तरीके से विवाह हो गया। फिर दोनों वापस आ गए। रितिका हस्बे मामूल देर से जागी। उसने नींद भरी आवाज़ में पूछा, ज़रीना मान गई? आरफ ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे समझा दिया था। वो सिर्फ कुछ अतिरिक्त रकम चाहती थी। मैंने वादा कर दिया, अब कोई समस्या नहीं होगी। रितिका ने इत्मीनान का सांस लिया। मैंने कहा था ना, गरीब लोग आखिरकार पैसे की बात ही समझते हैं। आरफ खामोश रहा। उसने सिर्फ मुख्तसर सा सर हिला दिया। उस दिन रितिका काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही थी। ज़रीना भी पहले की निस्बत पुरसुकून थी, क्योंकि उसके दिल में ये इत्मीनान हो चुका था कि उसका अपने धर्म और रसूलों के मुताबिक फ़ैसला किया है। रात होने लगी तो रितिका ने अपना बैग तैयार किया। उसने आरफ की तरफ देखते हुए कहा, मैं आज अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मैं इस रात को अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती। सुबह वापस आ जाऊँगी, मगर याद रखना, इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा उसके करीब नहीं आने दूँगी। आरफ ने संजीदगी से कहा, जितना ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है उतना ही मेरे लिए भी है। मैं इसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रितिका ने नम आंखों से सर हिलाया, फिर घर से निकल गई। घर में खामोशी छा गई। आरफ एक तरफ अपने फैसलों के बोझ में गुम था। ज़रीना दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी भविष्य के बारे में सोच रही थी। दोनों जानती थे कि आज की रात उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ है जिसके बाद बहुत सी चीज़ें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। आरव आहिस्ता कदमों से कमरे में दाखिल हुआ तो ज़रीना पहले ही बिस्तर के कोने पर खामोश बैठी हुई थी। दोनों जानते थे कि इस रात का मकसद क्या था, मगर दोनों में किसी एक के पास भी बातचीत शुरू करने के लिए उचित लफ्ज़ नहीं थे। कमरे में ऐसी खामोशी फैली हुई थी जिसमें दोनों की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। आरव ने खामोशी से दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर चंद लम्हे वही खड़ा रहा, ज़रीना को देखता रहा। ज़रीना ने नज़रें झुका लीं, जैसे उसके लिए आरव की तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा हो। आरव आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठ गया। फिर नरम लहजे में बोला, इधर आकर बैठो। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो पहले कुछ बातें कर लेते हैं, शायद इससे तुम्हारा डर भी कम हो जाए। ज़रीना ने चंद लम्हे सोचा, फिर खामोशी से आकर थोड़े फासले पर बैठ गई। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात पूछूं? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अपने परिवार के बारे में बताओ। ज़रीना ने गहरा सांस लिया, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरे अपने पति को नशे की बहुत बड़ी आदत थी। वो माताजी पर हाथ भी उठाते थे। मेरे लिए वो अच्छे बाप थे, मगर अच्छे पति नहीं थे। फिर एक दिन इसी नशे ने उनकी जान ले ली। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी। माताजी जवान थी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शुरू में मुझे लगा शायद अब हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो दोबारा बोली, मेरे सौतेले बाप ने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। माताजी आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहने लगी। मैं बड़ी होती गई। फिर एक दिन वो भी इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेले रह गई। उसकी आवाज़ भारी होने लगी। आरव ने नरमी से पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? ज़रीना ने नज़रें झुका ली। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद बमुश्किल बोल सकी, वो मुझसे जिस्म फरोशी करवाना चाहता था, इसीलिए मैं एक बहाना बनाकर घर से भाग आई। फिर रास्ते में आप मिल गए। आरव के चेहरे का रंग बदल गया। वह धीरे से बोला, फिर तुमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया। अगर तुम वहाँ रह जाती तो शायद। वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। दोनों फिर खामोश हो गए। खामोशी एक बार फिर पूरे कमरे में छा गई। काफ़ी देर बाद आरव ने हिचकिचाते हुए आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया।
ज़रीना ने हाथ पर अपना हाथ रखा। बस यही लम्हा था जब जैसे ज़रीना के अंदर बरसों से दबा हुआ खौफ अचानक जाग उठा। उसकी सांसें तेज़ हो गई, हाथ कांपने लगे, आंखों में खौफ भर आया। वो एकदम पीछे हटी। नहीं नहीं, दरवाज़ा खोलिए, मुझे जाने दें। मैं नहीं कर सकती, मुझे आपके पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे जाने दें। वो घबराहट में दरवाजे की तरफ बढ़ी, हैंडल को ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगी। दरवाज़ा खोलिए, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलिए, मुझे बाहर जाना है। आरव एक लम्हे के लिए ख़ुद भी घबरा गया, मगर उसे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि ज़रीना शिद्दत भरे खौफ की स्थिति में है। वो उसके करीब आया मगर उचित फ़ैसला रखते हुए बोला, ज़रीना मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ घबरा रही हो। हमने विवाह किया है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी तरफ देखो। मगर ज़रीना जैसे उसकी आवाज़ सुन ही नहीं रही थी। वो रोती हुई कह रही थी, मुझे हाथ मत लगाएं, मुझे जाने दें, मुझे नहीं करना ये सब। चंद लम्हों बाद अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जिस्म लड़खड़ाया। आरव फ़ौरन आगे बढ़ा। उसने उसे गिरने से पहले संभाल लिया, एहतियात से बिस्तर तक लाया, फिर उसे लटा दिया। चंद लम्हे वो खामोशी से उसके पास बैठा रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, मेरी मजबूरी को भी समझने की कोशिश करो। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने कभी तुम्हें तकलीफ़ देने का नहीं सोचा। ज़रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुंह दूसरी तरफ मोड़कर खामोशी से रोती रही। काफ़ी देर बाद उसके आंसू आहिस्ता आहिस्ता रुक गए। वो खुद ही उठकर बैठ गई, फिर धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दें, कसूर आपका नहीं है, मैंने खुद इस सब के लिए हाँ की थी, बस अचानक डर गई थी। आरव ने नरमी से जवाब दिया, ऐसे हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ, तुमने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। ज़रीना ने खामोशी से सर हिला दिया, फिर उठकर स्नान घर की तरफ चली गई। काफ़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। दोनों ने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपने उस फैसले को पूरा किया जिस पर वो पहले ही राज़ी हो चुके थे। सुबह सूरज की रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी। ज़रीना की आँख खुली तो चंद लम्हों तक वो साकित बैठी रही, फिर जैसे ही उसकी नज़र अपने करीब सोए हुए आरव पर पड़ी, वो घबराकर फ़ौरन सीधी हो बैठी। एक लम्हे के लिए उसे लगा शायद रात का सब कुछ सपना था, फिर हकीकत आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में वापस आने लगी। इसी दौरान आरव भी झाँक गया। उसने फ़ौरन उचित फ़ैसला इख्तियार किया, फिर पुरसुकून लहजे में बोला, डरो मत, सब ठीक है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो नाश्ते की ट्रे लेकर वापस आया। उसने ट्रे मेज़ पर रखते हुए कहा, पहले नाश्ता कर लो, तुमने कल से मानसिक तनाव बहुत बर्दाश्त किया है, खाली पेट रहोगी तो तबीयत मज़ीद ख़राब होगी। ज़रीना ने खामोशी से सर हिलाया। चंद लम्हों बाद दोनों एक ही मेज़ पर आमने सामने बैठे खामोशी से नाश्ता कर रहे थे, जबकि दोनों की ज़िंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दोनों खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। कमरे में मुकम्मल सुकून था, मगर दोनों के दिमाग में अलग अलग तूफ़ान चल रहे थे। आरव ने चाय का कप मेज़ पर रखा, फिर चंद लम्हे ज़रीना को देखते रहा, जैसे कोई बात कहना चाहता हो मगर लफ्ज़ तलाश कर रहा हो। आखिर उसने आहिस्ता से कहा, ज़रीना, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? ज़रीना ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, जी पूछें। आरव कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारी पीठ पर जो पुराने ज़ख्मों के निशान हैं वो कैसे लगे? ये सुनते ही ज़रीना का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, जैसे उसे यकीन ही ना आया हो कि आरव ने वो निशान देख लिए थे। चंद लम्हे वो खामोश बैठी रही, फिर उसने कप आहिस्ता से मेज़ पर रख दिया। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आप जानकर क्या करेंगे? आरव ने संजीदगी से जवाब दिया, शायद कुछ ना कर सकूं, शायद बहुत कुछ कर सकूं, मगर मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? ज़रीना ने गहरी सांस ली। उसकी पलकें भीगने लगीं। आखिर उसने हिम्मत करके कहा, ये सब मेरे सौतेले बाप के किए हुए हैं। जब उसे गुस्सा आता था वो इसी तरह मुझ पर हाथ उठाता था। कभी बेल्ट से मारता था, कभी लकड़ी से, कभी जो चीज़ हाथ में आती उसी से मार देता था। इतना कहते ही उसकी आवाज़ भर आई। वो मज़ीद कुछ ना बोल सकी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आरव ने खामोशी से टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया, फिर नरमी से बोला, परेशान मत हो, अब तुम्हें किसी के सामने डरने की ज़रूरत नहीं। ज़रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से आंसू साफ़ करती रही। कुछ देर बाद आरव भी खामोशी से उठा, अपने कमरे में चला गया।
क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त जरीना को एकांत की ज़रूरत है। चंद घंटे बाद दोपहर के करीब रितिका वापस घर आ गई। सबसे पहले वो सीधा अपने कमरे में गई जहां आरव दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। रितिका ने उसे देखते ही आगे बढ़कर मजबूती से गले लगा लिया, जैसे कई दिनों बाद मिले हो। आरव ने भी मामूल के मुताबिक उसका साथ दिया। उसने पूरी कोशिश की कि उसके रवैये से ऐसा हरगिज़ महसूस ना हो जैसे पिछली रात कोई गैर मामूली हादसा पेश आया हो। रितिका ने उसके सीने से लगी हुई धीमी आवाज़ में कहा, वादा करो अब दोबारा उस कमरे की तरफ नहीं जाओगे। आरव ने उसके बालों पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, क्यों जाऊंगा? तुम हो मेरे दिल की रानी, तुम ही मेरी जान हो, मेरे लिए सबसे बढ़कर तुम हो। ये सुनकर रितिका के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस यही सुनना चाहती थी। आरव ने घड़ी की तरफ देखा, फिर बोला, मुझे अब दफ्तर जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। रितिका ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। आरव ने मुख्तसर सी मुस्कुराहट दी, फिर कमरे से निकल गया, जबकि रितिका चंद लम्हे वहीं खड़ी खामोशी से दरवाजे को देखती रही। मगर उन दोनों के दरमियान वो कुर्बत भी नहीं थी जो एक घर में रहने वाले लोगों के दरमियान होती है। आरव का घर बहुत बड़ा था। वहाँ हर शख्स की अपनी मशगूलियात थीं, अपने कमरे थे, अपनी दुनिया थी। सुबह का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं था। अक्सर दोपहर के करीब घर में हरकत शुरू होती, फिर नाश्ता होता, शाम तक सब अपनी अपनी मशगूलियात में रहते। रात देर तक जागना इस घर का मामूल का हिस्सा था। जरीना के लिए ये सब कुछ नया था। वो एक ऐसी ज़िंदगी से आई थी जहाँ हर दिन खौफ के साथ शुरू होता था। अब एक ऐसा घर में थी जहाँ खामोशी भी सुकून देती थी। डॉक्टर की दी हुई दवाएं तो वो वक्त पर खाती थी, अपनी खुराक का ख्याल रखती थी। आरव ने उसके लिए अच्छी खुराक का इंतज़ाम कर रखा था। रितिका भी वक्तन फ़वक्तन उससे पूछ लेती थी कि तबीयत कैसी है, मगर उनके दरमियान एक फ़ैसला कायम था। तकरीबन 3 हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन जरीना की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। उसे कमज़ोरी महसूस हुई, दिल घबराने लगा, अजीब सी कैफियत होने लगी। रितिका ने फ़ौरन आरव को बताया, फिर वो दोनों उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप माँ बाप बनने वाले हैं। ये खबर सुनते ही आरव के चेहरे पर खुशी फैल गई। रितिका की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उन दोनों के लिए ये लम्हा बरसों की प्रार्थना का कबूल होने जैसा था। जरीना खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पर कोई ख़ास खुशी नहीं थी। वो जानती थी कि उसके अंदर एक नई ज़िंदगी पल रही है, मगर इस हकीकत को कबूल करना उसके लिए आसान नहीं था। डॉक्टर ने कहा, फ़िक्र की कोई बात नहीं है, सब रिपोर्ट्स ठीक हैं, बस आराम का ख्याल रखें, खुराक अच्छी रखें, दवाएं वक्त पर लें। दिन गुजरते गए। अगले मुआयने में एक नई खबर सामने आई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप लोगों की खुशी दुगनी होने वाली है, क्योंकि ये ट्विन प्रेगनेंसी है। आरव हैरान रह गया। फिर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जो जरीना ने पहले कभी नहीं देखी थी। रितिका ने खुशी से आरव का हाथ थाम लिया। ये खबर उन दोनों के लिए बहुत ख़ास थी, मगर जरीना की ज़िंदगी में एक कमी बाकी थी। एक गर्भवती औरत को जिस तरह अपने पति की तवज्जो चाहिए होती है, वो एहसास उसे नहीं मिल रहा था। रात के वक्त जब उसे बेचैनी होती, जब नींद ना आती, जब दिल घबराता, तो वो अपने कमरे में अकेले बैठी रहती। आरव ने उसके कमरे में एक बेल लगवा दी थी ताकि किसी भी ज़रूरत के वक्त वो मदद बुला सके, मगर ज़्यादातर बेल बजती तो कोई नौकरानी आती या फिर रितिका को भेज दिया जाता, क्योंकि आरव रितिका की मौजूदगी में जरीना के पास ज़्यादा देर नहीं आ सकता था। जरीना ये सब समझती थी, इसीलिए खामोश रहती थी। एक रात वो खामोशी से रो रही थी, फिर थकान के बाइस सो गई। कुछ देर बाद आरव उसके कमरे में आया। उसने आहिस्ता से पूछा, सब ठीक है? जरीना ने आंखें खोली, फिर सिर्फ सर हिला दिया। आरव ने महसूस किया कि वो पहले जैसी नहीं लग रही। इसी रात जरीना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। आरव ने बग़ैर वक्त ज़ाया किए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने मुआयना किया, सब कुछ ठीक था, मगर जरीना की कमज़ोरी बहुत बढ़ गई थी। वापसी पर आरव ने सोचा कि उसका दिल बदलना चाहिए। वो उसे एक आइसक्रीम पार्लर ले गया। जरीना पहले तो हैरान हुई, फिर खामोशी से उसके साथ बैठ गई।
काफ़ी अरसे बाद वो पहली बार ऐसे बैठी थी जहाँ कोई खौफ नहीं था, कोई दबाव नहीं था। आरव ने आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ भी ज़रूरी होती हैं। ज़रीना के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद आरव ने अपना फ़ोन निकाला, फिर एक खबर की वीडियो चलाई। खबर में एक शख्स को गिरफ्तार दिखाया जा रहा था जिस पर चोरी डकैती के आरोप थे। ज़रीना की नज़रें उस शख्स के चेहरे पर रुक गई। वो अपने सौतेले बाप को पहचान गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हैरत से आरव की तरफ देखा। आपने ये सब किया है? आरव ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैंने सिर्फ एक ऐसे इंसान के खिलाफ़ कार्रवाई करवाई है जो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, तुम जैसी मासूम लड़कियों पर अत्याचार करता है। ज़रीना खामोश हो गई। इस दिन पहली बार उसके दिल में आरव के लिए एक अलग एहसास पैदा हुआ। वो जान गई कि ये शख्स सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के दर्द को भी समझता है। मगर वो ये भी जानती थी कि आरव रितिका का है, उसका दिल किसी और के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए उसने अपने भावनाओं को अपने अंदर ही छुपा लिया। वक्त गुजरता गया। 5वें महीने में दोबारा मुआयना हुआ तो मालूम हुआ कि दोनों बच्चे बेटे हैं। आरव की खुशी की कोई हद नहीं थी। वो बच्चों की शॉपिंग में दिलचस्पी लेने लगा। छोटे छोटे कपड़े देखता, खिलौनों के बारे में सोचता, ज़रीना की ज़रूरतों का ख्याल रखने की कोशिश करता। रितिका ने ये बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने नाराज़गी से कहा, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? इस घर में नौकर नहीं है क्या जो ये सब तुम्हें खुद करना पड़ता है? आरव ने समझाने की कोशिश की। वो मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। रितिका के दिल में शक पैदा होने लगा। इसके बाद छोटी छोटी बातों पर दोनों के दरमियान मतभेद होने लगा। एक तरफ आरिफ था जो जिम्मेदारी निभाना चाहता था, दूसरी तरफ रितिका थी जिसे महसूस होने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में किसी तीसरे शख्स की जगह बनती जा रही है। वक्त गुजरता गया। ज़रीना के गर्भ के आखिरी दिन करीब आ गए थे। अब डॉक्टर ने भी कह दिया था कि किसी भी वक्त दर्द शुरू हो सकता है, इसलिए ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। आरिफ पहले से ज़्यादा सावधान हो गया था। वो कोशिश करता कि ज़रीना को ज़्यादा चलना ना पड़े, आराम करे, वक्त पर खाना खाए, दवाएं ले, मगर रितिका के दिल में बढ़ती हुई बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वो महसूस कर रही थी कि आरिफ की तवज्जो पहले जैसी नहीं रही। अब उसकी बातों में भी ज़रीना का जिक्र आ जाता था, उसके ख्याल रखने की बातें होती थीं। रितिका ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, मगर बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन ज़रीना आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसका जिस्म बहुत भारी हो चुका था। आखिरी महीने की वजह से चलना भी मुश्किल लगता था। आरिफ ने उसे देखा तो फ़ौरन आगे बढ़ा। उसने नरमी से कहा, आहिस्ता चलो ज़रीना, गिर ना जाना। आरिफ ने उसका हाथ थाम लिया, फिर एहतियात से उसे सीढ़ियाँ चढ़ाने लगा। उसने ज़रीना की पीठ के करीब हाथ रखकर उसे सहारा दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब इस वक्त एक छोटी सी भी बेएहतियाती उनका नुकसान कर सकती है। इसी लम्हे रितिका की नज़र उन दोनों पर पड़ी। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसने अपनी आंखों पर यकीन न किया हो। उसके चेहरे पर हैरत के बाद क्रोध आ गया। शाम को जब दोनों अकेले थे तो रितिका का सब्र ख़त्म हो गया। वो गुस्से में बोली, तुम्हें एहसास भी है तुम क्या कर रहे हो आरिफ? तुम उस लड़की के लिए इतने बदल गए हो कि तुम्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जिसे तुम ज़रीना कहकर घर ले आए थे, आज तुम्हारी पूरी तवज्जो उसी पर है। आरिफ ने हैरत से उसे देखा। रितिका ने गुस्से में कहा, तुम्हें याद है ना ये सब क्यों शुरू हुआ था? सिर्फ हमारे बच्चे के लिए, मगर अब लगता है तुम इस रिश्ते में उलझते जा रहे हो। तुम्हें उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों बना रहे हो? आरिफ का चेहरा संजीदा हो गया। वो धीमे मगर मजबूत लहजे में बोला, रितिका, तुम मेरी बातों को गलत रुख दे रही हो। वो मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है, इसलिए अगर मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है। रितिका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ज़िम्मेदारी और प्रेम में फ़र्क होता है आरिफ। तुम खुद नहीं समझ रहे कि तुम्हारे रवैये बदल रहे हैं। तुम उसके लिए ऐसे परेशान होते हो जैसे वो तुम्हारी सब कुछ हो। आरिफ ने दुख से कहा, तुम मेरे दिल को तकलीफ़ दे रही हो रितिका। तुम्हारी ये बातें मैं कभी नहीं भूलूँगा। जिस औरत के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने फ़ैसले बदले, आज वही मुझ पर शक कर रही है। रितिका ने जवाब दिया,
मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया आरफ। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े डर के बावजूद तुम्हारा साथ दिया। मैंने अपनी इच्छाएं कुर्बान की, फिर भी आज मैं ही गलत बन गई। आरफ की आवाज़ में गुस्सा आ गया। वो बोला, तुम्हारा फोबिया था, मैंने उसे समझा, मैंने तुम्हारा साथ दिया, मगर कभी सोचा है अगर मैं चाहता तो कह सकता था कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए। मैं भी कह सकता था कि तुम्हारे फोबिया की वजह से मेरी ज़िंदगी क्यों रुके। रितिका खामोश हो गई। आरव ने दुख से कहा, तुम समझती हो बच्चा पैदा करना आसान है? देखो जरीना की हालत देखो, वो किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। उसने हमारी खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला बदल दिया है। रितिका ने गुस्से में कहा, तुम तो जैसे उसके वकील बन गए हो। क्या पता वो तुम्हारे सामने क्या जाहिर करती है, क्या पता उसके दिल में क्या है। तुम उसे कहाँ से उठा कर ले आए हो, तुम जानते भी हो। आरव के चेहरे पर तकलीफ़ आ गई। वो बोला, बस रितिका, बहुत हो गया। तुम उस लड़की की इज़्ज़त के बारे में ऐसी बातें कर रही हो जिसने तुम्हारे घर के लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया। दोनों के दरमियान कड़वाहट बढ़ती गई। इसी दौरान जरीना अपने कमरे में शिद्दत भरी बेचैनी महसूस कर रही थी। उसे दर्द महसूस हो रहा था, सांसें तेज़ हो रही थीं। उसने बेल दबाई मगर कोई फ़ौरन नहीं आया। कुछ देर बाद उसने दोबारा बेल दबाई, फिर बार बार दबाने लगी। आखिर रितिका गुस्से की स्थिति में कमरे से निकली और जरीना के कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा खोलते ही उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। जरीना की हालत बहुत ख़राब थी। वो दर्द से परेशान थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में खौफ था। रितिका चंद लम्हे साकित रह गई, फिर फ़ौरन आगे बढ़ी। उसने कहा, जरीना क्या हुआ तुम्हें? जरीना ने बमुश्किल कहा, शायद वक्त आ गया है। रितिका ने फ़ौरन नौकर चाकरों की मदद से उसे गाड़ी में बिठाया, फिर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर पहले से सूचना मिलने पर मौजूद थी। मुआयना करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसने कहा, स्थिति थोड़ी जातिल हो रही है, हमें जल्द फैसला करना होगा। रितिका घबरा गई। डॉक्टर ने कहा, अगर ऐसी स्थिति आई जहां हमें एक मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा तो हमें आपकी अनुमति की ज़रूरत होगी। हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आपकी प्राथमिकता क्या होगी। रितिका के कदम रुक गए। डॉक्टर ने पूछा, आरव जी कहाँ हैं? रितिका ने फ़ोन की तरफ देखा मगर आरव फ़ोन नहीं उठा रहा था। आरव इस वक्त घर से बाहर था। वो समझ रहा था कि शायद रितिका दोबारा बहस करने के लिए फ़ोन कर रही है, इसीलिए वो बात नहीं करना चाहता था। डॉक्टर ने दोबारा पूछा, हमें जल्दी फ़ैसला करना पड़ सकता है। रितिका के दिल में एक अजीब जंग शुरू हो गई। एक तरफ जरीना थी जिसके अंदर उसके बच्चे थे, दूसरी तरफ उसका अपना दिल था जो कि महीनों से खौफ में मुब्तला था। डॉक्टर, आप मेरे बच्चों को बचाएं। मैं चाहती हूँ कि आप माँ को नहीं, बच्चों को ही बचाएं। चंद लम्हों बाद रितिका ने कांपते हाथों से कागज़ लिया। उसने अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। डॉक्टर ने कागज़ देखा, फिर अंदर चली गई। रितिका वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर खौफ था मगर दिल में एक प्रार्थना भी थी कि सब खैरियत से हो जाए। कुछ देर बाद आरव घर पहुंचा। नौकर ने उसे बताया कि जरीना की तबीयत ख़राब हुई थी, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। आरव का रंग उड़ गया। वो फ़ौरन गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। रितिका को देखते ही उसने पूछा, जरीना कहाँ है, सब ठीक है? रितिका ने नम आंखों से कहा, डॉक्टर अंदर हैं, अभी कह रही थी कि शायद ऑपरेशन करना पड़े मगर उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। आरव ने आंखें बंद कर लीं। वो पहली बार इस कदर बेबस महसूस कर रहा था। वो खामोशी से प्रार्थना करने लगा कि जरीना भी सुरक्षित रहे, बच्चे भी खैरियत से दुनिया में आए और ये परीक्षा खैर से ख़त्म हो जाए। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। हर शख्स अपनी जगह खामोश खड़ा था। आरव बार बार ऑपरेशन थिएटर को बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था। रितिका के हाथों में कपकपाहट थी। वो भी प्रार्थना कर रही थी क्योंकि इस लम्हे सब कुछ बदल चुका था। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। एक नर्स बाहर आई जिसने हाथों में एक नन्हा सा बच्चा थामा हुआ था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, पहला बच्चा बिल्कुल ठीक है। रितिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो फ़ौरन आगे बढ़ी और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो इस नन्ही सी जान को देख रही थी जिसके लिए उसने बरसों इंतज़ार किया था। चंद लम्हों बाद दोबारा दरवाज़ा खुला और दूसरी नर्स दूसरे बच्चे को लेकर बाहर आई। नर्स ने कहा, दूसरा बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है।
रितिका ने दूसरे बच्चे को भी प्रेम के साथ थाम लिया। उसके चेहरे पर खुशी नुमाया थी। आरव भी चंद लम्हों के लिए इन दोनों बच्चों को देखता रह गया। उसकी आंखें नम हो गई क्योंकि बरसों की इच्छा आज हकीकत बन चुकी थी। कुछ देर बाद आरव ने डॉक्टर को आते देखा तो फ़ौरन आगे बढ़ा। उसने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर, सरीना ठीक है? डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसने आरव को देखते हुए कहा, हमें तो बताया गया था कि अगर ऐसी स्थिति आए तो बच्चों को बचाया जाए। आरव का चेहरा बदल गया। उसने हैरत से पूछा, ये किसने कहा? डॉक्टर ने जवाब दिया, आपकी पत्नी ने कंसेंट पेपर पर साइन किए थे और ऐसी स्थिति में बच्चों को प्राथमिकता दी जाए। आरव चंद लम्हों तक कुछ ना बोल सका। डॉक्टर ने फ़ौरन कहा, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसा फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रीना भी सुरक्षित है। उसकी हालत अभी थोड़ी नाजुक है, वो बेहोश है। हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं, मगर उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ये कहकर चली गई। आरव आहिस्ता आहिस्ता रितिका की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में दुख भी था, हैरत भी थी। वो धीमी आवाज़ में बोला, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। रितिका ने बच्चों को देखते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं सोच सकते आरव? हमें तो सिर्फ बच्चों से मतलब था और बच्चे हमारी गोद में आ चुके हैं। आरव की आंखों में तकलीफ़ उतर आई। उसने कहा, तुम्हें सिर्फ बच्चों से मतलब था? चाहे एक मासूम इंसान की ज़िंदगी चली जाती, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रितिका का लहजा सख्त हो गया। वो बोली, बड़ी मासूम है वो, जिसने पैसे लेकर तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया और तुम उसे मासूम कह रहे हो। आरव का सब्र ख़त्म हो गया। वो गुस्से में बोला, उसने मेरे साथ पैसे लेकर बगैर विवाह के कोई रिश्ता नहीं बनाया था। वो मेरी पत्नी है और मैंने उससे विवाह किया था। रितिका हैरत से उसे देखने लगी। आरव की आवाज़ में दुख था। वो बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कठोर दिल हो सकती हो कि अपना मकसद पूरा होने के बाद एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी के बारे में ऐसा फ़ैसला कर दो जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए ये सब बर्दाश्त किया। रितिका के हाथ रुक गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका अहंकार एक लम्हे में टूट गया हो। वो खामोश हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद बच्चों को नर्सरी में रखा गया ताकि उनका मुआयना किया जा सके। आरव फ़ौरन ज़रीना को देखने के लिए आईसीयू की तरफ गया। जब वो अंदर पहुंचा तो ज़रीना को होश आ चुका था। वो पहले से बेहतर लग रही थी, मगर जिस्म अभी कमज़ोर था। आरव उसके करीब आया। उसने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा। वो धीरे से बोला, धन्यवाद ज़रीना, तुम्हारी वजह से ये सब संभव हुआ। तुमने मुझे पिता बना दिया। ज़रीना ने खामोशी से आरव को देखा। उसकी आंखों में बहुत से भाव थे, मगर लफ्ज़ नहीं थे। कमरे के बाहर शीशे के पार रितिका खड़ी ये सब देख रही थी। उसने पहली बार ज़रीना को सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक ऐसी नारी के रूप में देखा जिसने उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त किया था। रितिका बच्चों को लेकर खामोशी से घर वापस आ गई, जबकि आरव हॉस्पिटल में ही था। 2-3 दिन बाद जब ज़रीना की हालत बेहतर हुई तो आरव उसे घर ले आया। साथ एक नर्स भी रखी गई जो उसकी देखभाल करती, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसे मुकम्मल आराम की ज़रूरत थी। शुरू में बच्चे बॉटल से दूध ले रहे थे, मगर वक्त के साथ उन्हें माँ की ज़रूरत महसूस होने लगी। जब बच्चों को ज़रीना के पास लाया गया तो रितिका खामोश खड़ी रही। उसने कोई एतराज़ नहीं किया। दोनों बच्चे अपनी माँ की गोद में आ गए। वो बहुत खूबसूरत थे, नन्हे नन्हे हाथ, चेहरे पर मासूमियत लिए हुए। वो दोनों आरव और ज़रीना की ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपहार थे। आरव भी वहीं मौजूद था। कुछ देर बाद बच्चे सुकून से सो गए। आरव कमरे से बाहर आया तो सामने रितिका खड़ी थी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। आरव ने उसकी हालत देखी तो फ़ौरन आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। वो धीमे लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर दो रितिका, हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हारी कसम, हमारे प्रेम की कसम, मैंने कभी तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहा। सिर्फ एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें कभी कम नहीं समझा। रितिका के आंसू बहते रहे। वो आरव के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि ज़रीना ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे माँ बनाया था। उसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा था, फिर भी उसने उसी के लिए ऐसा फ़ैसला सोच लिया था। रितिका ने दिल ही दिल में कहा कि मुझे माफ़ कर दो ज़रीना, मैं तुम्हारी कुर्बानी को समझ ना सकी।
इस दिन पहली बार रितिका को एहसास हुआ कि बाज़ रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कुछ लोग अपनी कुर्बानियों से दिल में जगह बना लेते हैं। चूँकि बच्चे 2 थे, इसलिए ज़रीना ने पूरे 1 साल तक उनको अपना दूध पिलाया। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। शुरू के दिनों की झिझक ख़त्म हो चुकी थी। रितिका का रवैया ज़रीना के साथ पहले जैसा नहीं रहा था। अब दोनों के दरमियान एक खूबसूरत सा रिश्ता बन चुका था, जिसमें आदर भी था, प्रेम भी था, अपनापन भी था। रितिका उसे सिर्फ घर की एक सदस्य नहीं समझती थी, बल्कि एक बहन की तरह देखती थी, जिसने उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे दी थी। रितिका अक्सर ज़रीना के पास बैठकर बच्चों की बातें करती, उनकी छोटी छोटी शरारतों पर दोनों मुस्कुराती। कभी रात देर तक दोनों बहनों की तरह दिल की बातें करती। ज़रीना के लिए ये सब कुछ नया था। जिस घर में वो खौफ लेकर आई थी, वहाँ उसे सम्मान मिला था। 1 साल मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर के परामर्श से बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता बॉटल फीड पर लाया गया। अब बच्चे अपनी माँ की गोद के आदी हो चुके थे। ज़रीना के दिल में उनके लिए प्रेम बहुत गहरा था, मगर वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य सिर्फ इन बच्चों की पैदाइश नहीं था, उसे अब अपना रास्ता भी बनाना था। एक दिन शाम के वक्त ज़रीना ने आरव और रितिका के सामने अपनी बात रख दी। ज़रीना ने धीमे लहजे में कहा, मैं अब इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। जो वादा हुआ था मैं वही चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। रितिका, जो उस वक्त उसके पास बैठी थी, फ़ौरन चौंक गई। उसने प्रेम से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम बच्चों से दूर कैसे रहोगी? तुम इसी घर में रहो, हमें कोई समस्या नहीं है। तुम्हारी अपनी जगह है इस घर में। ज़रीना ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। वो बोली, मैं जानती हूँ आप दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, मगर मैं किसी के दरमियान नहीं रहना चाहती। मैंने जो फ़ैसला किया था, अब भी उसी पर कायम हूँ। बस मेरी एक इच्छा है कि मुझे अपने बच्चों से मिलने से कभी ना रोका जाए। रितिका की आंखें नम हो गईं। वो बोली, कैसी बात कर रही हो ज़रीना? ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जब चाहोगी आओगी, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आरिफ भी खामोशी से सब सुन रहा था। फिर उसने ज़रीना की तरफ देखते हुए कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हारा फ़ैसला कबूल करता हूँ। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। कुछ दिन बाद तमाम ज़रूरी कागजात मुकम्मल हो गए। आरिफ ने हस्ताक्षर कर दिए। कागजात ज़रीना के हाथ में देते हुए आरिफ ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद ज़रीना, तुमने हमें वो खुशी दी जिसका हम बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। ज़रीना ने कागजात थाम लिए। उसके दिल में कई भाव थे। उसने दिल में सोचा कि कुछ वक्त के लिए उसे आरिफ से प्रेम हो गया था, मगर एक तरफ़ा प्रेम की कोई मंजिल नहीं होती। वो आरिफ को रितिका के साथ खुश देखना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी आरिफ का दिल रितिका के पास है। वो इन दोनों की ज़िंदगी में कोई दरार नहीं डालना चाहती थी। ज़रीना ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं आरिफ, मैं खुश हूँ कि आप दोनों खुश हैं। आरिफ ने उसे हमेशा की तरह इज़्ज़त दी। उसने ज़रीना को इतने पैसे दिए कि वो अपनी नई ज़िंदगी आसानी से शुरू कर सके। ज़रीना ने आरिफ के घर के करीब ही एक छोटा सा खूबसूरत घर देख लिया था। उसे बचपन से कपड़े सीने का शौक़ था। उसने वहाँ एक सिलाई सेंटर बना लिया, जहाँ वो दूसरी लड़कियों को भी काम सिखाने लगी। अब उसकी अपनी एक पहचान थी, अपनी एक दुनिया थी। जब दिल करता वो आरिफ के घर चली जाती, बच्चों से मिलती, उनके साथ वक्त गुजारती, उनकी बातें महसूस करती, फिर खुशी से वापस आ जाती। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे। रितिका और आरिफ ने उन्हें हमेशा सत्य के करीब रखा, मगर उनके दिल में ज़रीना के लिए प्रेम पैदा करने के लिए एक खूबसूरत नाम दिया। वो उन्हें समझाते कि ये तुम्हारी मासी माँ है, जिन्होंने तुम्हें दुनिया में आने में मदद दी है, इसलिए इनका सम्मान करना, इनका आदर करना। जब पहली बार बच्चों ने ज़रीना को मासी माँ कहकर पुकारा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। ज़रीना ने कभी आरिफ को अपना बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ प्रेम हासिल करने के लिए नहीं होते, कुछ प्रेम सिर्फ प्रार्थना बनकर दिल में रहते हैं। रितिका, आरिफ और ज़रीना तीनों की ज़िंदगी अलग रास्तों पर चलती रही, मगर एक दूसरे के लिए आदर हमेशा कायम रहा। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को वो नहीं देती जो वो चाहता है, मगर उसे वो ज़रूर दे देती है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। ज़रीना ने अपनी ज़िंदगी में प्रेम भी देखा, कुर्बानी भी देखी, जुदाई भी देखी, मगर आखिर में उसे अपना स्थान मिल गया था। यही उसकी कहानी का अंत था।